डेरिवेटिव अवकलज या डेरिवेटिव। तो इसका सूत्रधार अवकलज का कौन था? न्यूटन। मत बोल दादा। न्यूटन और लाइबनिज। तो अवकलन को सबसे पहले सिंप्लीफाई अगर किसी बुक में किया गया तो वो द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स नेचुरल फिलोसॉफी, प्रिंसिपल मैथमेटिका ऑफ नेचुरल फिलोसॉफी, इस किताब में 1667 में पब्लिक कर दिया न्यूटन ने अवकलन को। और कई सारे इसके अनुप्रयोग वगैरह, लिमिट निकालना दो चीज़ों की, जैसे एक लिमिट तो पहले से भी चली आ रही है, जैसे ऐसी चीज देखी है क्या? ये साइन देखा है कहीं मैथ में, है ना? लिमिट। तो लिमिट क्या होती है कि एक फंक्शन है, एक कर्व है, कर्व एफ(x) है ना? तो एफ(x) को बड़ा एफ है ना, एक फंक्शन है एफ(x), है ना? एफ(x) का फलन है, फलन या फंक्शन जो भी एफ(x) का फंक्शन है, मतलब एफ(x) के हिसाब से चेंज हो रहा है, कैसे भी चेंज हो रहा है। तो इसकी नॉर्मल डी, तो x y z x की पावर n-3 y x की पावर n-2 n-1 कर दो, n-2 कर दो, और z x की पावर n, है ना? इस टाइप का एक फंक्शन बनेगा। तो एक फंक्शन है जो x के रूप में चेंज हो रहा है। जैसे कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, x f(x) बराबर x² + 2x + 1, ये क्या हो गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है ये। तो ये भी एक है, तो फलन ही x की फलन है। तो f(x) एक फंक्शन है जिसको y पे डिनोट किया, मतलब y बराबर f(x) कर दिया अपन ने, y अक्ष पे तो f(x) लिया अपन ने, और x अक्ष पे अपना x लिया, है ना? अब ये फंक्शन जा रहा है यूं, ये ग्राफ आ रहा है इसका, है ना? अब जैसे जैसे x आगे जा रहा है बिंदु 0 से, तो ये ग्राफ पहले तो घट रहा है, एक एक मिनिमम पॉइंट आ रहा है इसका, इस पे इस क्वाड्रेंट पूरे इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में इस ग्राफ का ये मामला है। दूसरे चौथे चतुर्थांश में एग्जिस्ट ही नहीं करता ग्राफ, दूसरे और तीसरे में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस ग्राफ के ये तो हो गया पहले चतुर्थांश में इसका मिनिमम एक्जिमा की भी, इसमें अब तीन देखो, पहले एक तो लिमिट कंटिन्यूटी, लिमिट संतता और अवकलनीयता, है ना? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
एक एक पर्सनालिटी हो गई और दूसरी हो गई डेरिवेटिव। तो इसमें अपन अवकलन करना सीखेंगे, कई टाइप के फंक्शन लेंगे और उनका अवकलन करना सीखेंगे। 5 या 7 8 विधियाँ हैं अवकलन की, पूरी विधियाँ पढ़ेंगे और अवकलन के अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे। अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे 6 टाइप के फंक्शन होते हैं, है ना। तो 6 टाइप के, जैसे एक तो एक्सपोनेंशियल टाइप e⁻x, है ना, और एक लोगेरिथम log x, इनका अवकलन e⁻x का अवकलन, और देखो i e l, एक रूल है ना, एक हो गए ये बीजगणितीय फंक्शन, बीजगणितीय फलन, अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक में जैसे x² + 2x + 1 इनका करना, ये अलजेब्रिक हो गया। एक हो गए जो भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, है ना, sin x tan x, है ना, इनका अवकलन करना सीखेंगे। और एक e⁻x वाले हो गए, है ना, ये मेन हो गई कितने टाइप के, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 प्रकार के ये फलन हो गए। 6 प्रकार के मेन पढ़ते हैं अपन। एक हाई पैराबोलिक भी आता है जिसमें 2 इनको जोड़ दिया, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक, e⁻x - e⁻−x/2, ये हो गया कोस हाइपरबोलिक। ऐसा फंक्शन भी होता है साइन x। एक तो था साइन x और एक होता है साइन hx। तो ये हाइपरबोलिक है और ये नॉर्मल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अपने डेरिवेटिव पूरे पढ़ लेंगे एक बार, सभी टाइप का अवकलन करना, फिर इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तीसरे में, है ना। तो अवकलन के जो भी अनुप्रयोग है ना, अनुप्रयोग मुख्य अनुप्रयोग कौन से हैं, जैसे एक तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना। एक किसी भी चीज़ से अवकलन की डेफिनेशन से एक चीज़ आती है कि कोई चीज़ जैसे शंकु है, इसमें से एक छेद है और पुल भरा हुआ शंकु है, तो ये जैसे जैसे ये इसमें कोई द्रव है या फिर उल्टे शंकु में मिट्टी है, तो मिट्टी धीरे धीरे एक प्रॉपर स्पीड से गिर रही है और वो स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। तो अपन इसके कई टाइप के फंक्शन इसमें भी पढ़ेंगे, बनाना इनको। और एक मैक्सिमम मिनिमम हो गया, एक टेंजेंट आता है, किसी भी जगह स्पर्श रेखा खींचना, लंब, है ना, लंब का समीकरण निकालना और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। तो स्पर्श रेखा ही अवकलन होता है वास्तव में उससे। किसी जगह इस जगह इस फंक्शन का फलन का f(x) का अवकलन किया, तो f(x) का अवकलन स्मॉल f(x) रख लो भाई, इसका अवकलन अब f का एक बार अवकलन किया ना, डैश से एक बार अवकलन दर्शा दिया, f डबल डैश हो गया 2 बार अवकलन, d2 f(x) बाई dx2 x के सापेक्ष करते हैं ना भाई, ये 2 बार हो गया। और f(x) हो गया, जिसको dy/dx भी लिख सकते हैं अपन।
हाँ, ये 4 टाइप से इसको एक ही चीज को लिख सकते हैं अपन, इसको स्मॉल एफ एक्स कर दो। तो अब ये चीज कब आएगी अपने को, जब अपन एक बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, इस जगह इस फलन की जो इसके, अगर मान लो ये आसपास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक सतत ये है, लगातार चल रहा है, ये कंटिन्यूअस सतत लगातार कुछ भी कह दो, तो ये लगातार फलन चल रहा है अपना, कहीं पे भी टूट नहीं रहा ये फंक्शन, है ना। तो ये फलन अगर लगातार चल रहा है तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है कि, लेकिन मान लो एक ये फलन है, अब ये फलन यहाँ से ये लगातार नहीं है, कोई गोला नहीं है, तो इस जगह अगर अवकलन करेंगे तो ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, किसी टाइप की आ जाएगी। स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचना ही अवकलन है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो अवकलन करके, और फिर वही उसी स्पर्श रेखा से इन स्पर्श रेखाओं को जोड़ते जोड़ते, हर बिंदु पर जोड़ते जोड़ते स्पर्श रेखाओं को जोड़ देंगे ना, तो वो हो जाएगा अवकलन का एंटी डेरिवेटिव या समाकलन। समाकलन जिसे कहते हैं ना, इंटीग्रेशन। तो समाकलन पहले इन्वेंट हुआ वास्तव में, अवकलन तो न्यूटन ने इन्वेंट किया, लेकिन समाकलन को पहले ही अपने कई लोगों ने इन्वेंट कर दिया। क्षेत्रफल निकालना किसने सिखाया? क्षेत्रफल निकालना पहले से ही सीख गए अपने कई मैथमेटिशियन पुराने क्षेत्रफल निकालते थे पहले, तो क्षेत्रफल पहले निकालना सीखे, इसका मतलब समाकलन पहले करना सीखे, समाकलित कर दिया फंक्शन को हर जगह, तो इसका एंटी डेरिवेटिव करते ही है पूरा फंक्शन आ जाएगा अपने पास, इसकी समीकरण आ जाएगी। ये जो रेखा है, अब एक इससे इस बिंदु के बीच में एक ये फलन है, इसका समाकलन किया और यहाँ तक इस फलन का एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी, एक यहाँ खींच दी और दोनों को समाकलित कर दिया, तो ये पूरा फलन आ जाएगा अपने पास। ये इसकी समीकरण आ जाएगी, अवकलन से इसकी समीकरण आ गई तो वो हो गया समाकलन, अवकलन का उल्टा हो गया। ये एफ एक्स है, अब देखो एफ डेस एक्स है बराबर एफ एक्स, स्मॉल एफ एन बराबर डी एफ बाई डी एक्स। तो इसका उल्टा कर दिया अपन, डी एक्स को इधर ले जाए तो एफ एक्स को डी एक्स से गुणा कर दिया। एफ एक्स तो यहाँ हर जगह स्पर्श रेखा है और डी एक्स ये दूरी है इतनी, ये इतनी दूरी में जो भी अपनी ये स्पर्श रेखाएं होगी उसकी समीकरण तो है स्पर्श रेखा की, और दूरी है अपने पास, तो स्पर्श रेखा को इससे अपन वो कर दिया, इससे वो मतलब हर जगह गुणा किया, तो ये चीज आ गई क्या पूरी, ये चीज आ गई। तो एफ एक्स डॉट डी एक्स इसका समाकलन कर दो, मतलब इतनी से इतनी दूर तक, तो अपना पहला जो फंक्शन था पुराना वही फंक्शन अपन ने यहाँ प्राप्त कर लिया। तो अब ये तो हो गए अवकलन समाकलन में जो चीज पढ़ने वाले हैं ना अपन, तो इसकी 6 प्रश्नावली चलती है अवकलज की, छह प्रश्नावली चलती है। एक तो लिमिट, कंटिन्यूटी,
डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी मतलब लिमिट, संतता एवं अवकलनीयता। सीमा सीमा संतता। अवकलनीयता। दूसरी प्रश्नावली क्या है? अवकलन। तीसरी है अवकलन के अनुप्रयोग। चौथी है समाकलन, अनिश्चित समाकलन। पांचवी है निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। पाँच है क्षेत्रमिति, समाकलन करके क्षेत्रफल निकालना। और लास्ट प्रश्नावली है 5 और 6 और ये 7 प्रश्नावली हो गई अवकल समीकरण। ये चीजें लिख लो एक बार। ये चीजें अपन को अवकलन और जो समझे। लो हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ दीजिए हाँ आ रही इंट्रोडक्शन पढ़ाते हूँ लिमिट लिमिट।
ना से दिखाना सोल ये तो ये दिन टुकड़ा अब मोटी ये टुकड़ा जल्दी आसपास ही बोल रहा है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो अपन पढ़ने वाले हैं अवकलन सीमा किसी, तो ये पढ़ते क्यों है, क्यों कर रहे हैं अपन अवकलन किसी समय उस चीज़ का। तो अपन अवकलन इसलिए कर रहे हैं, जैसे एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, तो वो 10 मिनट तक तो हर जगह यूँ तो है नहीं, इंसान है वो तो जितना अपन चलाएंगे, कोई रोबोट तो गाड़ी को चला नहीं रहा। तो ये साइकिल देखो तुम लोग, अब साइकिल में देखो कि हर पल उसकी गति की दिशा और गति की दिशा और उसकी चाल या वेग, जो भी चाल और गति की हर पल चेंज होती है, हर क्षण चेंज होती है, प्रति क्षण परिवर्तित होती है ना। तो इस परिवर्तन को जो मापने का तरीका है ना, इस परिवर्तन को या तो अपन ऐसे मापे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय चली, कितनी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक आए और कितना समय लगा अपने को। तो दूरी और समय, तो ये क्या हो गया, कितनी दूरी चली, मतलब यहाँ S2 था, यहाँ S1 पॉइंट था, दो बिंदुओं के बीच में S2 माइनस S1 तो दूरी चल रही है अपन ने पूरी, और यहाँ टाइम हुआ T2 और यहाँ हो गया T1। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आने का अपना औसत वेग, है ना, V एवरेज। इसको डेल्टा S बाय डेल्टा टी भी बोलता है ना। लेकिन अपने को कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक निश्चित समय, छोटे से छोटे समय अंतरालों के बीच का भी अपने को निकालना है, छोटे से छोटे समय अंतरालों के बीच का निकालना है। जैसे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो वहाँ प्रतिबल मौसम चेंज होता है ऊपर, कई बार हवा तेज चलती है, कई बार धीरे चलती है, तो कई बार तूफान आता है। तो वो ये चेक करने के लिए कि इस तूफान में अपन स्टेबल है या नहीं, इस तूफान में ये वायुयान स्टेबल है नहीं। अगली बार जब वो, पहले प्रिकॉशन होगा कि भाई इतनी तेजी रफ्तार से तूफान आएगा, तो एक निश्चित वेग से ज़्यादा तूफान आने पर अपन फ्लाइट को पहले लैंड करवा दिया, तो दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और आगामी चीज़ों को एक निश्चित दौर पर या किसी प्रतिक्षण पर
अपने को पता करने के लिए उसकी जो गति या चाल या और भी कई चीज़ें होती है, प्रवणता, कई फलन होते हैं, उनकी प्रवणता नापने के लिए। अब जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स है, जो अपन एक बांध है ना, जैसे टिहरी बांध है गंगा किनारे, है ना, तो इसमें इतना तेज वो आता है पानी कि इससे पूरा उत्तराखंड की बिजली बन जाती है। इतना तेज पानी आता है टिहरी बांध पर, तो उस पर हाइड्रोलिक्स लगा दिए, हाइड्रोलिक चेम्बर लगा दिए। तो ये जैसे पानी छोड़ेंगे ये घूमेगा पानी की ऊर्जा से, और वो पानी की ऊर्जा इसमें विद्युत में परिवर्तित करती है अपन ने जनरेटर के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा में चेंज कर दिया अपन ने पानी की ऊर्जा को। फिर प्रत्यावर्ती धारा से अपन ने लिस्ट धारा बना दी। तो यहाँ तक प्रत्यावर्ती धारा आई अपने। तो फिर मीटर के बाद में अपन ने इसको बोर्ड वगैरह में इनमें, और ये जो इन्वर्ट करती है कोई चीज़, बैटरी वगैरह में इनको सेव करने के लिए लिस्ट धारा में चेंज कर दिया, डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट भी बढ़ा। तो ये जो हाइड्रोलिक चैम्बर है, तो इसमें कई बार पानी का वेग कुछ होता है और कई बार कुछ होता है। तो ज़्यादा हो जाए हाइड्रोलिक चैम्बर में, पानी का वेग ज़्यादा हो जाए तो ये मशीनें टूट सकती है और अपने को नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान की एक पानी की प्रवणता नाप ली अपन ने, यहाँ तक है, और शांता नाप ली। शांता भी पानी का एक गुण होता है। शांता मतलब जैसे एक तो पेट्रोल है, पेट्रोल को यूँ करो, और एक अपना ऑयल है, तो शांता ज़्यादा किसकी है? ऑयल की शांता ज़्यादा है। इंडियन ऑयल जो आता है ना, ऑयल, ग्रीस देख लो अपने को, ग्रीस, एक तो ग्रीस की शांता है। तो ग्रीस में तैर सकता है क्या विकास? पानी में तैर सकता है, पेट्रोल में तो और बढ़िया तैर सकता है। हाँ, लेकिन अगर तू पानी में आग लगा दिया तो पेट्रोल में आग लगा दिया तो बोलो ही। तो ये प्रवणता वगैरह मापने के लिए इनका एवरेज निकालते हैं अपन। तो एवरेज में ये चाल वगैरह ये निकालने के लिए, तो ये अपने को एक क्षण में इंस्टेंट अपने को वो चाहिए, किसी एक बिंदु पर अपने को इस चीज़ की प्रवणता चाहिए। तो बिंदु पर अब ये निर्देश तंत्र है, इसमें ये बिंदु है, तो ये एक्स वो वाई एक्स हो गया। तो ये तो अपना फंक्शन रख दिया इधर, तो और इधर जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घट रहा है जो भी है, तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर मतलब बहुत कम दूरी है ये, इस दूरी को नाम दे दिया अपन ने dx। इतनी दूरी होती है मान ले x2 से x1 के बीच में, तो अपने एवरेज निकाल देते उसका डेल्टा x। लेकिन औसत दो चीज़ों के बीच का औसत निकालना पड़ेगा। ये x2 है, ये x1 है ना, तो x2 से x1 के बीच में इतनी ये हो गई, लेकिन ये दूरी काफ़ी हो गई। तो यहाँ पे प्रवणता इधर आ रही है, यहाँ पे प्रवणता ऊपर जा रही है, तो एवरेज कट जाएगी। तो अपने कोई मतलब ही नहीं है। जब ये कटी गई तो अपने को पता ही नहीं चला कि अपन वेग से भी चले थे। एक बार घटा वेग, एक बार बढ़ा वेग, तो औसत में तो कट गया वो, है ना। तो अपने को एक निश्चित बिंदु पर, एक छोटे से छोटे बिंदु पर निकालनी है। तो दो अगर अपन वो निकाला डेल्टा वाई, तो यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन हुआ वाई में,
कोई खास परिवर्तन नहीं है, छोटा सा परिवर्तन हुआ। ये तो हो गया डेल्टा वाई। इसमें भाग दे दिया डेल्टा एक्स का। जैसे ये समझो एक फलन है इस तरह का, है ना। इस बिंदु से इस बिंदु तक तो हो गया डेल्टा एक्स, ये दूरी हो गई डेल्टा एक्स, और इसी दूरी में वाई कितना परिवर्तित हुआ, इतना वाई परिवर्तित हो गया डेल्टा वाई वाई। तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, ये इस जगह की प्रवणता आ गई है। देखो ये क्या है, डेल्टा वाई लंब, और ये आधार, और ये अपना कोण हो गया थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। तो ये टेन थीटा तो होती है प्रवणता। किसी भी रेखा की प्रवणता निकालते हैं अपन टेन थीटा से। किसी भी चीज की तेज, मतलब ये कितना तेज है, कितना तेजी से चेंज हो रहा है। ये जितनी ज्यादा प्रवणता आएगी उतना ही तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि डेल्टा वाई थोड़ी से अक्ष में, अक्ष तो इतना ही लिया और वाई चेंज हो गया कम से कम, ऐसा फलन है मान लो। तो अक्ष तो इतनी चेंज हुई और वाई चेंज हो गया इतना, तो जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा प्रवणता आ जाएगी। तो ये टेन थीटा 0 से लेके अनंत के बीच में वेरी करती है प्रवणता भी। तीक्ष्णता का पता है क्या, अगर सीधी है तो इसकी तीक्ष्णता तो अनंत होगी। अगर सीधी रेखा है यूं, अब इसकी प्रवणता निकालने के लिए बोले इन दो बिंदुओं के बीच में, तो ये रेखा पूरी सीधी है तो y तो 0 से लेकर अनंत तक ही चला गया, तो डेल्टा वाई भी अनंत हो गया। अनंत में से 0 घटाया, अनंत में कुछ भी घटाया, तो डेल्टा वाई कितना आया, अनंत है। अनंत में से कोई चीज घटाएंगे जोड़ेंगे अनंत में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये प्रवणता, अगर ये अनंत आ गया, टेन थीटा अनंत आ गया, टेन थीटा अनंत आ गया, टेन थीटा अनंत कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर। तो ये कोण 90 डिग्री हो गएगा इसके और इसके बीच में, और थोड़ी सी चेंज यूं है तो ये कोण थीटा हो गया, और टेन थीटा हो गई इसकी प्रवणता, टेंजेंट जिसे बोलते हैं। तो ये डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स को अपन ने क्या कर दिया, नाम दे दिया एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, है ना, जो कि अपने डेल्टा एफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एफ एक्स में तो चेंज हो रहा है, वाई बराबर एफ एक्स है, तो वाई की जगह एफ एक्स रख दिया, बाई डेल्टा एक्स। इसमें एक्स के साथ एक एवरेज दूरी, एक औसत इतनी दूरी है, और उसमें एफ एक्स में कितना परिवर्तन हुआ, इतना परिवर्तन हुआ। इसमें इसका भाग दे दिया तो इस चीज की तीक्ष्णता पता चल गई, इस फलन की इस मध्य, इस दो बिंदु है x2 - x1, इस अंतराल में इसकी तीक्ष्णता को हमने माप लिया। तीक्ष्णता ही अवकलन होती है, प्रवणता या फिर जिसे अपन स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा की तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ही तो वो हो गई प्रवणता, ये चीज स्पर्श रेखा ही तो है टेन थीटा। तो इसकी अगर अपन ने लिमिट निकाल ली और लिमिट इतनी कर दी कि ये जो डेल्टा एक्स है ना वो लगभग 0 के आसपास आ गया, बहुत छोटा कर दिया डेल्टा एक्स को, एक सीमा तय कर दी अपन ने कि
छोटे से छोटा डेल्टा एक्स लेना अपने को। तो अपने ये किया कि डेल्टा एक्स को चेंज लगभग 0 के बराबर ही कर दिया, लेकिन 0 नहीं किया। तो इसकी लिमिट निकाल ली अपन ने डेल्टा एक्स को, तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर ये क्या कहलाता है, अवकलन। और ये चिन्ह किसने दिया, dy बाई डी एक्स, लाइबनिज ने। ये चीज लिखो एक बार, इतना सा चीज है एक इंट्रोडक्शन में लिखो कि अपन लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक फलन को उस जगह डिफाइन करना अपने को, उस जगह उस फलन की स्थिति पता करनी है कि ये फलन टूट रहा है या नहीं। टूटेगा तो उस जगह अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु पर तो चारों ओर कहीं भी अनंत स्पर्शरेखा खींचो, ये स्पर्शरेखा ये हो ये। तो अगर ये फलन टूट गया, जैसे ये फलन है और ये यहाँ पे तोड़ दिया इसने, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में तो ये संतत नहीं है ना, सतत नहीं है। सतत नहीं है तो संतता डिफाइन नहीं होगी इसकी इस अंतराल में, और संतत नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं है। अब इसका अवकलन नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इसका इस जगह अवकलन करेंगे तो इसका ये सा भी आ सकता है अवकलन, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो अनंत संभावनाएं हो गई इस बिंदु पर, अनंत स्पर्शरेखाओं की संभावनाएं हो गई। तो ये हो गया अवकलन का बेसिक डेफिनेशन। अब अपन पढ़ेंगे लिमिट निकालना। लिमिट पता तो कर ली अपन ने कि लिमिट होती क्या है, लेकिन लिमिट निकाले कैसे। कई प्रकार के फलन पढ़ेंगे अपन, उनकी लिमिट निकालना सीखेंगे। फिर लिमिट के बाद में अपन उनकी संतता की जांच करेंगे। We would go on to define the limits of the function, and then we check the continuity and whether it's differentiable by the point. भैया दाल ढाल इसे कह रही परवणता ढाल। नीचे ले जाए। वही नीचे ही जा लिमिट अलग से 0 तीन चार
चार पाँच अब नींद की गया इंग्लिश वाली क्लास में ना ट्रांसलेशन करना चलिए जाओ तो तो अब अपन लिमिट की वो देखते हैं अपन 5-7 फंक्शन लिखता हूँ मैं, उनकी लिमिट में डालना अपने को। तो जैसे एक फलन है fx, है ना, ये फलन है एक। अब तो ये फलन एक निश्चित अंतराल जैसे 0 से लेके x आ गया a तक, है ना, 0 से लेकर a तक अंतराल सी को करेगा। अगर छोटा कोष्टक लगा दिया तो 0 के बराबर, 0 पर नहीं जाना अपने को, 0 के ऊपर नहीं है, 0 से इधर जाओ और ए से भी एक के ऊपर, इस पे नहीं है, यहाँ तक आ जाओ उधर, यानी दोनों के बीच में। हाँ मध्य, मतलब अगर अक्स बिलोंग टू ऐसा लिखा है, अक्स इस अंतराल में विद्यमान है, मतलब 0 पे अक्स डिफाइन नहीं करेगा लेकिन ए पर करेगा। ऐसा है तो इसके ऊपर भी करेगा, है ना, ए और 0 दोनों पर विद्यमान है। और इस टाइप से आ गया तो बताओ अब ये ए 0 पर नहीं करेगा लेकिन ए पर डिफाइन करेगा। x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 बट लेस देन इक्वलेंट ए, यानी ये 0 पर नहीं करेगा लेकिन ए पर करेगा। और ये 0 पर जाएगा, ए पर नहीं करेगा। है ना, इस टाइप से अपने को ये 4 टाइप के वो होते हैं। ये भी लिख लो अंतराल भी। मंदराज भाई और 20 से भी ए पर डिफाइन करना है किसी को, एक बिंदु है ये ए पर किसी ये फलन को एफ अक्स है और लिमिट अपने तय कर दी कि अक्स एक की ओर अग्रसर है, एक की तरफ, एक के आसपास डिफाइन करना है इसको, तो हो गया एफ ए। ये हो गई लिमिट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन।
अब दो लिमिट होती है अक्ष के, या तो लेफ्ट साइड में ये बिंदु है, इसके लेफ्ट में डिफाइन करोगे तो बाई लिमिट, बाई सीमा जो होगी एफ अक्ष, और लिमिट क्या है अक्ष टेंड टू ए माइनस, ए से कम है थोड़ा बहुत, ए माइनस एच कर दो तो ए माइनस लिख दिया, इसको यूँ डिफाइन करते हैं। और दाईं सीमा ए प्लस एच, लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड टू ए प्लस, ये हो गई दाईं सीमा। राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट, ये लेफ्ट लिमिट हो गई, ये राइट लिमिट हो गई। और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो अपना बिंदु आ गया। बाई लिमिट ए प्लस एच, ए माइनस एच, ये हो गया एफ ए। बाई सीमा प्लस दाईं सीमा बटा दे, ये हो गया अपना फलन। इसको यूँ लिख सकते हैं पर लिमिट एक्स टेंड टू ए, ये चीज लिख लो अपने डेफिनेशन परिभाषा वगैरह में। 2 प्रकार की सीमाएं होती है, बाईं सीमा दाईं सीमा। फिर बाईं सीमा में ए प्लस बाईं सीमा तो हो गई एफ एक्स, इसकी लिमिट निकाला तो एक्स टेन टू ए माइनस एच, तो लिमिट एफ ए माइनस एच, ये आ गया इसका वो। और लिमिट एच टेन टू 0, एच हमेशा 0 की ओर अग्रसर होता है। ए में से थोड़ी सी चीज घटा दी, और एफ ए माइनस ए प्लस एच हो गई दाईं सीमा। ये लिख दी मैंने पहले। तो दोनों दाईं सीमा और बाईं सीमा का औसत ले लिया तो मध्य बिंदु आ गया अपन, जिसको अपन परिभाषित कर लेंगे। अगर दोनों सीमाएं अस्तित्व में है तो ये उस बिंदु पर संतत होगा। और दोनों में से एक सीमा भी अस्तित्व में नहीं है या दोनों सीमाएं बराबर नहीं है तो ये फलन संतत नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, किसी विशेष बिंदु विशेष पर वो संतत नहीं कहलाएगा। तो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे साइन और कोस तो पूरे संतत होते हैं, लेकिन टेन कोट और सेक कोसेक अनंत भी जाते हैं। तो ये कोई π/2 पर असंतत होता है और कोई 0 पर असंतत होता है। कोई nπ पे होता है, कोई nπ/2 पर होता है। लिख लिया तो डन आज का। अब अपने को कल लिमिट निकालना सिखाऊंगा मैं, अलग अलग फलनों की। आज डाल